नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आज की डेट में भारतीय खेल प्रतिस्पर्धा से अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा उसको एक्सपेंड मिल चुका है, कितना ज्यादा वो ग्रो कर रहा है। अभी तक क्रिकेट की बात अगर हम करते थे तो बीसीसीआई से ये नाम जोड़ा जाता था कि दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। लेकिन क्या आपको पता है कि बड़ी बड़ी लीगें जो हो रही हैं पूरे विश्व में, वो चाहती है कि भारतीय टीम के प्लेयर यहां पर आकर खेलें। और एक लीग ने तो ऐसा चौंकाने वाला खुला अपडेट दे दिया है जिससे तमाम जो पूरी दुनिया में बसे क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए और सबसे ज्यादा भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत किसी विदेशी टी20 लीग के आधिकारिक मुकाबले की मेजबानी करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग यानी बीबीएल का 16वें सीजन चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया। मेलबर्न क्रिकेट बोर्ड यानी एमसीजी में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई ऊंचाई देने की बात कही। घोषणा के तुरंत बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बीबीएल के 16वें संस्करण का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। इसके मुताबिक 12 दिसंबर को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉचर्स के बीच सीजन का पहला मुकाबला यहां खेला जाएगा। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इतिहास का नया अध्याय है, क्योंकि बिग बैश लीग के 16 साल के इतिहास में पहली बार कोई आधिकारिक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार है और यहां मैच आयोजित करने से लीग को नई पहचान और करोड़ों नए दर्शक मिलेंगे। भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार पर होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 7+, कायो स्पोर्ट्स और फॉक्स क्रिकेट पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। दरअसल इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी कई महीने पहले शुरू की गई थी। आईपीएल 2026 के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधिमंडल चेन्नई पहुंचा था, जहां स्टेडियम की पिच, सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था और लॉजिस्टिक का निरीक्षण किया गया। इसके बाद बीसीसीआई और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के साथ बैठक में इस आयोजन को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि भारत के लिए विदेशी स्पोर्ट्स लीग की मेजबानी करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले एनबीए ने 2019 में मुंबई में अपने आधिकारिक प्री सीजन मुकाबले आयोजित किए थे। वर्ष 2018 में कोची में ला लीगा क्लबों ने प्रो सीजन मैच खेले थे, लेकिन क्रिकेट में किसी विदेशी प्रोफेशनल लीग का आधिकारिक मुकाबला पहली बार भारत की धरती पर खेला जा रहा है। अब सभी की निगाहें 12 दिसंबर पर होंगी, जब चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते क्रिकेट रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। इस अनाउंसमेंट को करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं एक बार। Australia will bring the Big Bash League to India for the first time. The season opener for this summer's Big Bash between the Melbourne Renegades and the Perth Scorchers will be played in Chennai on Saturday the 12th of December. And it will kick off a week-long G'day Namaste festival of Australian sport, culture and business engagement. There will be a senior business delegation led by the Business Council of Australia, building on the economic roadmap that we launched just last year. And today we recognise that in both our countries sport is a serious business as well. That's why Prime Minister Modi and I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. आज भारत में स्पोर्टिंग टैलेंट कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। यह देश के हर कोने से, हर बैकग्राउंड से उभर रहा है। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में
ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। तो यहां तो बात हो रही थी कि मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड से जब भारतीय ग्राउंड पर ही शिफ्ट हुआ, एक मुकाबला मतलब ऑर्गेनाइज किया गया जब चेपॉक में होगा ये 12 दिसंबर को, तो सबकी नजर उस पर होंगी। लेकिन भारत की टीम को क्या हो गया है? नजर लग गई, रणनीति फेल हो गई, या लगातार बदलाव से भारतीय टीम उभर ही नहीं पा रही है? क्योंकि टी20 विश्व कप चैंपियन टीम इंडिया इस समय इंग्लैंड दौरे पर लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से सवालों के घेरे में है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद उम्मीद थी कि इंग्लैंड में टीम वापसी करेगी, लेकिन अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में भारत जीत का खाता नहीं खोल पाया है। इंग्लैंड ने चौथे टी20 में जीत दर्ज कर सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है, जबकि पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। अब इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भी एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीरीज खत्म होने के बाद खिलाड़ियों के साथ पूरे कोचिंग स्टाफ के प्रदर्शन की समीक्षा की जा सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर हो रही है। उनका कार्यकाल 2027 तक है, लेकिन लगातार खराब नतीजों के बाद उनकी स्थिति भी दबाव में बताई जा रही है। हालांकि इस बारे में बीसीसीआई की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस सीरीज में टीम के चयन और कप्तान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस साल भारत ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद कप्तानी में बदलाव हुआ और श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई। अय्यर की कप्तानी से में पहले आयरलैंड के खिलाफ हार मिली और इंग्लैंड ने भी भारत को लगातार मात दी। ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। टीम के प्रदर्शन ने क्रिकेट प्रशंसकों को निराश किया और अब सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक हर जगह टीम की रणनीति और चयन पर सवाल उठ रहे हैं। अब सभी की नजरें वनडे सीरीज पर है, क्योंकि और साथ ही साथ नजरें सीरीज के आखिरी और जो 5वें टी20 मुकाबले पर टिकी हैं, जो शनिवार को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टीम इंडिया की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। अगर भारत यह मैच हारती है तो इंग्लैंड 4-0 से सीरीज अपने नाम कर लेगा। लगातार 2 टी20 सीरीज हारने का यह सिलसिला भारतीय टीम के लिए बेहद चिंताजनक माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 के बाद यह दूसरा मौका होगा जब भारत लगातार 2 टी20 सीरीज गंवा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया आखिरी मुकाबले में सम्मान को बचा पाएगी? क्या बीसीसीआई बड़े बदलाव करेगा? और क्या कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों की जवाबदेही तय? इन सभी सवालों के जवाब सीरीज खत्म होने के बाद मिलेंगे। लेकिन चर्चा गौतम गंभीर के इसलिए है क्योंकि उन्हें लगातार टीम को अपग्रेड करना, टीम में युवाओं को लाना और जिस तरीके से वो टीम को चलाना चाह रहे हैं ना, वो चल नहीं सकता। दुनिया मानती है कि भारत के पास जखीरा है पूरा। अगर बात की जाए कि इतना ज्यादा टैलेंट है क्रिकेट में, सबसे मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास, लेकिन सवाल वही है, क्या करेंगे इतनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ का जब हमें वही प्लेयर्स को खिलाना है? सोने पे सुहागा हो गया। एक तो तरफ प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मैंने भी कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी, जब ये पूरी सीरीज का सार निकलेगा, जब निचोड़ निकलेगा इस पूरी सीरीज से प्रदर्शन का, तो सबसे पहला नाम जो हिटलिस्ट में होगा वो होगा वैभव सूर्यवंशी का। दूसरे नंबर पे नाम होगा श्रेयस अय्यर की कप्तानी का। तीसरे नंबर पे नाम होगा अर्शदीप सिंह का। लेकिन कोई उनसे नहीं पूछेगा अजीत अग्रकर का नाम इसमें क्यों नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि जसप्रीत बुमराह को अगर आपने इंग्लैंड में रेस्ट दिया था तो कम से कम आप भुवनेश्वर को तो एक सीरीज में डाल के चेक कर सकते थे क्या वो आगे उनके स्थिति क्या रहने वाली है।
आपने रवि बिश्नोई को मैच खिलाए जो 60 से 65 रन दे रहे हैं। कुलदीप यादव टीम से बाहर है, जो ऐसे विकेट्स पे बहुत कारगर साबित होते हैं। हम लगातार ये देखते आए हैं कि इंडियन टीम में जो एक प्लेयर एक मैच खेला है आईपीएल का, वो इंडियन टीम में शामिल हो रहा है, और जिसने 650 विकेट लिए हैं रणजी ट्रॉफी में, वो भी 2 मैच खेले हैं। वो 2 नहीं, मुझे लगता 6 मैच खेले होंगे आईपीएल के, वो आज तक टीम में नहीं आए। ऐसे भी प्लेयर हैं। रोहित पाटीदार जिनकी कप्तानी में 2 बार आरसीबी इतिहास में पहली बार हुआ, आरसीबी ने 18 साल बाद एक और 19वें साल दूसरी ट्रॉफी भी जीत ली, लेकिन उसके कप्तान को टीम में जगह नहीं मिली है। खैर, अजीत अगरकर एंड कंपनी बहुत अच्छी सिलेक्टिंग कमेटी है, और जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रही है, तो वो समय दूर नहीं जो नंबर 1 T20 का खिताब है वो नंबर 10 तक आ जाएगा। आप कितनों को कहते रहिए, पूरी दुनिया जिस प्लेयर की इज्जत करता है, जिसको अपना आइडल बताता है, जो बता रहा है कि भाई क्रिकेट में आपको फिटनेस में विराट कोहली की तरह होना चाहिए, उस खिलाड़ी की कदर इस पूरी टीम को नहीं है। कोच को उनको अपना पर्सनल इशू बना लिया, और अब देखिए आपकी टीम ना नंबर 3 पे कोई खेलने वाला है, ना ओपन करने वाला कोई है। खैर, आगे बढ़ेंगे। T20 का फीवर इस पूरे देश में बहुत अलग तरीके से चल रहा है। हर जगह आपको लीग्स होती नजर आएंगी, और इसी बीच यूपी में क्रिकेट जिस तरीके से होता है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां यूपी T20 लीग का 4था सीजन इस बार नए अंदाज में खेला जा सकता है। 14 अगस्त से 6 सितंबर तक होने वाली लीग पहली बार 2 शहरों में आयोजित करी जा सकती है। अभी आधिकारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है, लेकिन एक ऐसी खबरें हैं कि वो 2 शहरों में आयोजित होगी। 60-40 फॉर्मूले के तहत लखनऊ के एकाना स्टेडियम और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम मुकाबले खेले जाएंगे। शुरुआती मैच और उद्घाटन समारोह लखनऊ में होंगे, जबकि नॉकआउट मुकाबलों के साथ ग्रैंड फिनाले की मेजबानी कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में हो सकता है। यूपीसी और गवर्निंग काउंसिल के बीच अंतिम तैयारियां चल रही हैं। ब्रॉडकास्टिंग सेटअप को लखनऊ से कानपुर शिफ्ट करने के लिए भी अलग से समय रखा जाएगा। गौरतलब है कि 2023 में लीग का पहला सीजन ग्रीन पार्क में खेला गया था, लेकिन आयोजन शुल्क बढ़ने के बाद दूसरा और तीसरा सीजन पूरी तरह लखनऊ में आयोजित हुआ। अब 3 साल बाद ग्रीन पार्क में एक बार फिर चौके छक्कों की गूंज सुनाई देगी। 2 शहरों में होने वाली इस सीजन से टूर्नामेंट को रोमांच और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है। अगर इस जो ये पूरी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, 2 शहरों में ये लीग होती है, तो अब देखना होगा यूपी T20 लीग के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन संजय कपूर किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। वो हर हमेशा बहुत विजनरी हैं वो, और वो जिस तरीके से अब चीज़ों को करेंगे, उनके पास काफ़ी अनुभव है क्रिकेट का और अदर स्पोर्ट्स का भी, तो वो हमेशा से लीग को बड़ा करने की उनकी चाह है। तो हो सकता है कि वो 2 जगह पर लेके जाएं, इस तरीके से फैंस को कहीं पे भी निराशा हाथ ना लगे, क्योंकि 2 साल से यहाँ पर भी लीग हो रही थी लखनऊ में, और वहाँ अगर कानपुर की बात करें तो एक बार फिर से। तो अब देखना होगा गवर्निंग काउंसिल और यूपीसीए क्या इसमें फैसला लेता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फुटबॉल की दुनिया में नई बहस छेड़ दी। सवाल अब सिर्फ ये नहीं रहा कि फ्रांस जीतेगा या नहीं, बल्कि ये कि किलियन एम्बाप्पे जो फुटबॉल इतिहास के सबसे महान गोल स्कोरर बनने की राह में सबसे आगे निकल चुके हैं। मोरक्को के खिलाफ गोल दागते ही एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय छोड़ दिया। अब उनके नाम सिर्फ 20 वर्ल्ड कप मैचों में 20 गोल दर्ज हो चुके हैं, यानी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर हर मैच में औसतन 1 गोल। इस रिकॉर्ड की सबसे बड़ी अहमियत तब समझ में आती है जब इसकी तुलना मेसी से की जाए। मेसी ने वर्ल्ड कप के 31 मुकाबलों में 21 गोल किए हैं, जबकि एम्बाप्पे महज 1 गोल पीछे। उन्होंने इसके लिए 11 मैच कम खेले हैं। एम्बाप्पे की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने ब्राजील के महान स्ट्राइकर रोनाल्डो नाजारियो, जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे और कई दिग्गजों को गोल करने की रफ्तार को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन महान खिलाड़ी सिर्फ आंकड़ों से नहीं बनते, बड़े मंच पर बड़ा प्रदर्शन भी किसी खिलाड़ी की असली पहचान होता है। एम्बाप्पे ने 2018 वर्ल्ड कप फाइनल में गोल किया, 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ हैट्रिक जमाई, और अब 2026 में भी फ्रांस की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। सिर्फ 27 साल की उम्र में एम्बाप्पे ने वह मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए कई दिग्गजों का पूरा कैरियर लग गया।
अगर उनकी फिटनेस और फॉर्म की बात करें तो आने वाले वर्ल्ड कप में भी वो कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल ही नहीं, क्लब फुटबॉल में भी एम्बाप्पे का दबदबा कायम है। चैंपियंस लीग में उन्होंने 98 मुकाबलों में 70 गोल किए हैं और इस सीजन के टॉप स्कोरर भी रहे। हालांकि इस बहस में एक और नाम तेजी से उभर रहा है, वो है नॉर्वे के स्टार एर्लिंग हॉलैंड। हॉलैंड ने चैंपियंस लीग में 58 में 57 गोल किए हैं और अपने पहले वर्ल्ड कप में ही शानदार शुरुआत की है। फुटबॉल विशेषज्ञों की माने तो हॉलैंड की फिनिशिंग बेमिसाल है और एम्बाप्पे की सबसे बड़ी ताकत उनकी बहुमुखी शैली है। वह विंग से हमला करते हैं और खुद मौके बनाते हैं, ट्रिबलिंग करते हैं और बड़े मुकाबलों में लगातार प्रदर्शन करते हैं। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आधुनिक फुटबॉल में फिटनेस, डेटा एनालिसिस और नई रणनीतियों के कारण गोल करने पहले से आसान हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंडर भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हैं, मजबूत और तकनीकी रूप से बेहतर हो चुके हैं। ऐसे दौर में एम्बाप्पे जैसी निरंतरता बहुत कम खिलाड़ियों के पास है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि एम्बाप्पे ने मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेले या रोनाल्डो नाजरीनो जैसे महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। इन दिग्गजों ने 1.5 दशक से ज्यादा समय तक दुनिया पर राज किया, लेकिन इतना जरूर है, कहा जा सकता है कि 20 मैचों में 20 गोल का रिकॉर्ड इस बात का संकेत है कि फुटबॉल इतिहास का अगला महान गोल स्कोरर शायद हमारे सामने एक नया इतिहास लिख रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।